इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम असिम्प्टोटिक नोटेशन का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने कोई एल्गोरिदम लिखा तो उस एल्गोरिदम की कोई ना कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी, राइट। अब मेरे व्हाइट बोर्ड के अंदर या मेरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने लिखी है, ये सारी की सारी लाइक्लीहुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। मतलब अगर तुमने कोई एल्गोरिदम लिखा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनमें से कुछ होगी। ओके, अब ये जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज मैंने लिखी है, ये सारी की सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है। मतलब ये सबसे कम वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उससे ज़्यादा वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा और ये सबसे ज़्यादा, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ओके, अब हम ये समझते हैं कि असिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, असिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से या इसके वजह से हमें तीन नोटेशंस मिलते हैं। सबसे पहला नोटेशन इज बिगो। बिगो हमें अपर बाउंड देता है, मतलब बेसिकली वो हमें ये बताता है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगाएगा। ओके, अब बिगो का डेफिनेशन ये है। अब ये डेफिनेशन पढ़ते और समझते नहीं बैठेंगे, ये अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें इन शॉर्ट समझाता हूं कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहता है तुमसे। ये डेफिनेशन तुमसे ये कहना चाहता है कि अगर ये कंडीशन सच है तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। बट ये कहने के लिए ये कंडीशन सच है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ओके, तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सही है, या बेसिकली इस कंडीशन को हमें प्रूव करना पड़ता है ताकि हम ये कह सके कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n। ओके, तो अभी इस कंडीशन को हम प्रूव करते हैं। देखो क्या है कंडीशन। कंडीशन लिखने से पहले ना हम इन चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। इन चीज़ों को ना हमें अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। सो f ऑफ n को हम 4n प्लस 5 अज्यूम करते हैं। देन उसके बाद g ऑफ n को हम n अज्यूम करते हैं एंड जो c है उसको हम 9 अज्यूम करते हैं, राइट। अब इस कंडीशन को प्रूफ किया जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n। अब यहाँ पे सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 0 से चालू करेंगे और n इज इक्वल टू 0 के लिए ये कंडीशन चेक करेंगे। तो 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, व्हाट द हेल इज f ऑफ n, 4n। अब n का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 4 0 ही होगा एंड 0 प्लस 5 यहाँ पे 5 होगा, राइट। लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n, व्हाट द हेल इज c का वैल्यू 9 है और g ऑफ n का वैल्यू n है, तो दैट वुड बी 9n और n जो है वो हमने 0 कंसिडर किया है, तो दैट इज 9 इंटू 0, तो दैट इज 0। तो अभी क्या ये कंडीशन सच है? ये कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे। देन उसके बाद n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, व्हाट द हेल इज f ऑफ n, 4 इंटू n 1 है, मतलब 4 इंटू 1 दैट इज 4 n प्लस 5 दैट इज 9 लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n, व्हाट द हेल इज c, दैट इज 9 इंटू जी ऑफ n, यानी कि बेसिकली n दैट इज 9 इंटू n का वैल्यू 1 है, दैट इज 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो अभी ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब यहाँ पे ट्रू आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि n आगे तुम कुछ भी कंसिडर करो इन फ्यूचर, आंसर हमेशा ट्रू ही आएगा। लाइक n का वैल्यू तुम 2 कंसिडर करो, 3, 4, 10, 15, 20, 90, 100, कुछ भी कंसिडर कर लो, आंसर हमेशा यहाँ पे ट्रू आएगा, राइट। और अगर ये इक्वेशन अभी ट्रू है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g ऑफ n, कह सकता हूँ। और अगर मैं ये कह सकता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज g ऑफ n के लिए हमने n कंसिडर किया था, तो g ऑफ n को हमने n से रिप्लेस किया, तो f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n हम कह सकते हैं। अभी f ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने g ऑफ n का वैल्यू बिग ऑफ n या उसके ऊपर का कोई भी एलिमेंट लिया तो उसके लिए भी कंडीशन ट्रू ही आएगा हमेशा। बट अगर तुमने g ऑफ n का वैल्यू ऑर्डर ऑफ n से छोटा कोई लिया, दैट इज इन दोनों में से कोई एक, तो तुम्हारा कंडीशन फॉल्स आएगा। ये इसका मतलब है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ ऐसे होगा,
ये एफ ऑफ एन और ये जी ऑफ एन इंटू सी, और यहाँ पे दिस वुड बी एन ज़ीरो। एन ज़ीरो का क्या मतलब है? एन ज़ीरो का मतलब बेसिकली यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, राइट, और इससे आगे हमेशा यहाँ पे ट्रू ही आएगा। तो ये जो एन ज़ीरो है ये 1 रिप्रेजेंट करता है, मतलब आगे तुम n का वैल्यू कुछ भी ले लो, यहाँ पे ट्रू ही आएगा। और यहाँ पे f ऑफ n g ऑफ n इंटू सी से छोटा क्यों है? क्योंकि हमारे केस में f ऑफ n इज लेस देन और इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n, और c इंटू जी ऑफ n जो है वो f ऑफ n से बड़ा है, इसीलिए ये ऊपर है। अब हम ये समझते हैं कि बिग ओमेगा का मतलब क्या होता है। देखो, बिग ओमेगा जो होता है वो हमें लोअर बाउंड देता है, मतलब बेसिकली वो हमें ये बताता है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए मिनिमम कितना टाइम लेगा। ओके, अब बिग ओमेगा का ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन यू कैन लाइक इफ यू वांट यू कैन रीड डायरेक्टली, बट बेसिकली हमारा डेफिनेशन ये कहता है कि अगर तुम्हें ये कहना है कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, अगर तुम्हें ये कहना है तो उसके लिए तुम्हें ये कंडीशन प्रूफ करना पड़ेगा, राइट। अब इसके लिए हम इस कंडीशन को सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। वैल्यूज लेंगे हम लोग, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 4n प्लस 5 लेते हैं। उसके बाद c जो है इसे हम 3 लेंगे और g ऑफ n को हम n लेंगे, राइट। अब व्हाट द हेल इज कंडीशन? लेस देन इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, ये कंडीशन है। अब हम n इज इक्वल टू 0 के लिए देखते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू c, व्हाट द हेल इज c? 3 इंटू जी ऑफ n n है और n 0 है, मतलब 0 बेसिकली, एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ n, व्हाट द हेल इज f ऑफ n? f ऑफ n इज 4n प्लस 5, n का वैल्यू 0 है, दैट इज 4 इंटू 0, दैट इज 0 प्लस 5, दैट इज 5। क्या ये कंडीशन सही है? ये कंडीशन सही है, इसीलिए यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें पहली बार ही ट्रू मिल गया है, तो इसका मतलब ये कंडीशन सही है, और इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ g ऑफ n। अब क्योंकि g ऑफ n n है, इसलिए हम ये कह सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल टू n। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर g ऑफ n की जगह पे तुमने n से पहले का कोई भी इनमें से कोई भी चूज किया एज g ऑफ n, तो इस केस में यहाँ पे ट्रू ही आएगा। बट अगर तुमने g ऑफ n का वैल्यू n से उधर का चूज किया, मतलब n के ऊपर का चूज किया, तो वहां पे फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ओमेगा है वो लोअर बाउंड है। इसीलिए अगर g ऑफ n का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक है तो वहां पे ट्रू आएगा, और उन लोगों में से कोई एक है तो वहां पे फॉल्स आएगा। इसका मतलब वो है। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका डायग्राम कैसे होगा? इसके डायग्राम में जो हमारा फंक्शन ऑफ n है वो ऐसे ऊपर जाएगा, और जो हमारा g ऑफ n है ऐसे नीचे रहेगा, लाइक c इंटू जी ऑफ n। ये इसका डायग्राम है, ओके। और ये जो बीच में का पॉइंट है दैट इज n0, दैट इज बेसिकली आवर लाइक दैट इज n इज इक्वल टू 0, क्योंकि उसके बाद से कोई भी वैल्यू ले लो तुम्हारा आंसर ट्रू ही आएगा। It's like that. Now the next notation is big theta notation. ये तुम्हें एवरेज बाउंड देता है, मतलब बेसिकली ये तुम्हें ये बताता है कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगाएगा। बिग थीटा नोटेशन का ये डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ते नहीं बैठेंगे, बट बेसिकली ये डेफिनेशन तुम्हें ये कहता है कि अगर तुम्हें ये कहना है तो इसके लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको अभी प्रूफ करेंगे। 0 लेस देन इक्वल टू c1 इंटू जी ऑफ n लेस देन इक्वल टू f ऑफ n एंड लेस देन इक्वल टू c2 g ऑफ n, ये लिखा है। अब सबसे पहले हम चीज़ें अज्यूम करना चालू कर देते हैं। हम f ऑफ n को 4n प्लस 5 अज्यूम करेंगे, उसके बाद g ऑफ n को n अज्यूम करेंगे, देन c1 को 3 अज्यूम करेंगे और c2 को 9 अज्यूम करेंगे। अब हम n इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है वो देखते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू c1, व्हाट द हेल इज c1? 3 इंटू gn, व्हाट द हेल इज gn? n, 3 इंटू n 0 है तो दैट इज 3 इंटू 0, दैट इज 0,
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन, व्हाट दैट इज एफ ऑफ एन, 4n प्लस 5, n का वैल्यू 0 है तो 4 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 5 दैट इज 5 लेस देन इक्वल टू C2, व्हाट दैट इज C2, 9, 9 इंटू gn मतलब n है दैट इज 9 इंटू n दैट इज 9n और n का वैल्यू क्योंकि 0 है तो दैट इज 9 इंटू 0 दैट इज 0। तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, अब n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे Cn मतलब 3 इंटू Gn मतलब n दैट इज 3 इंटू n का वैल्यू 1 है दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज 3 एंड लेस देन इक्वल टू फंक्शन ऑफ n, व्हाट दैट इज फंक्शन ऑफ n, 4n, n का वैल्यू 1 है तो दैट इज 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड प्लस 5 दैट इज 9 लेस देन इक्वल टू C2 इंटू g ऑफ n, व्हाट दैट इज C2 दैट इज 9 इंटू g ऑफ n यानी कि n, तो 9 इंटू n और n का वैल्यू 1 है दैट इज 9 इंटू 1 दैट इज 9। क्या ये सही है? ये सही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, मतलब n ऑफ 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो चुका है। तो अभी क्योंकि हमें ट्रू मिल चुका है इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा g ऑफ n। अब क्योंकि g ऑफ n का वैल्यू हमने n अज्यूम किया था इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n। हमने g ऑफ n को n से रिप्लेस कर दिया बिकॉज हमने g ऑफ n को n अज्यूम किया था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुमने g ऑफ n का वैल्यू ये रखा तो ही तुम्हें ट्रू मिलेगा, अगर तुमने g ऑफ n का वैल्यू इसके अलावा और कुछ भी रखा तो तुम्हें ट्रू नहीं मिलने वाला, तुम्हें फॉल्स मिलेगा। अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में ऊपर जाएगा C2 g ऑफ n, उसके बाद यहाँ पे होगा f ऑफ n एंड उसके बाद ये होगा C1 g ऑफ n। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ना C1 इंटू जी ऑफ n जो है वो f ऑफ n से छोटा है, तो C1 इंटू जी ऑफ n f ऑफ n से छोटा है। उसके बाद C2 इंटू जी ऑफ n ये सबसे बड़ा है, तो इसलिए सबसे बड़ा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एग्जाम में अगर पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स आज सुपर इंपॉर्टेंट, प्रॉपरली एग्जाम में कैसे लिखना है, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करनी है, सारी की सारी चीज़ें आप नोट्स से पढ़ सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।